वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू स्किल इंस्टीट्यूट। मैं दीपक आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की अकाउंटेंसी। पिछली क्लास में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग हमने फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट करा था। आज सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें हम ये अकाउंटिंग के कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो आगे हमें यूज करना है। तो कुछ टर्म्स को आज यहाँ पे कवर करने वाले हैं, तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स जो है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। अगर मैं आपको बताऊं, सपोज एक मिस्टर भोला है, मिस्टर भोला जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा है, जिन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट करा 10,000 कैश से। एक भोला जो एक व्यक्ति है, उन्होंने 10,000 रुपीज कैश से एक बिजनेस को स्टार्ट करा। तो जो व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है उसे हम ऑनर बोलते हैं या फिर प्रोप्राइटर बोलते हैं। ऑनर या प्रोप्राइटर बोलते हैं। ही हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस रुपीज 10,000 कैश। और जितने अमाउंट इन्वेस्ट किए जाते हैं बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। समझ में आ रहा है? मतलब अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है और वह अपने बिजनेस में कुछ पैसे इन्वेस्ट करता है, तो वह पैसा ही हमें कैपिटल कहते हैं अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू में। क्लियर बात है? अच्छा, क्या कैश ही कैपिटल हो सकता है? नहीं। अगर मान लेते हैं भोला ने 10,000 कैश और रुपीज 5,000 के गुड्स भी लगाए थे बिजनेस में, स्टार्टिंग इन्वेस्ट किया है उन्होंने, तो वी कैन से दैट हियर रुपीज 15,000 इज द कैपिटल। समझ में आया? मतलब भोला ने बिजनेस में 5,000 के गुड्स, 5,000 के गुड्स और 10,000 कैश में बिजनेस को इन्वेस्ट करा था, बिजनेस स्टार्ट करा है, तो यहाँ पे कैपिटल जो हो जाएगा वो 15,000 हो जाएगा। समझ में आया चीजें? अच्छा, कुछ लोग कैपिटल को दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे हम नेट वर्थ कहते हैं, या फिर कुछ लोग इन्हें ऑनर्स इक्विटी भी बोलते हैं। ऑनर्स इक्विटी भी कहते हैं। समझ में आ रहा चीजें? ओके। अगर मैं कैपिटल के मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करूं, तो कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, जो कि हम आगे भी इसे पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझें कि कैपिटल का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। बट यहाँ पे सिंपल सा अभी एक टर्म को समझना है। कैपिटल का मतलब ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है और वो बिजनेस में कैश या कोई भी गुड्स इन्वेस्ट करता है, तो उसे इन्वेस्टेड अमाउंट को, दैट इज कैपिटल, इन्वेस्टेड अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? कैपिटल बोलेंगे। समझ में आया यहाँ पे? ओके। सेकेंड टर्म है ड्राइंग। सेकेंड टर्म है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है? मैं पहले ही वाला एग्जांपल को स्टार्ट करता हूं। मिस्टर भोला था, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा था, और बिजनेस जो स्टार्ट करा है वो रुपीज 10,000 कैश में और रुपीज 5,000 गुड्स से। ओके। और हमने इसे बोला था कि ये हमारा कैपिटल है। यहां तक तो क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? अच्छा, तो ड्राइंग क्या है यहाँ पे? जब मिस्टर भोला बिजनेस से विड्रॉ करता है, विड्रॉ फॉर द पर्सनल यूज। यहां पे इंपॉर्टेंट समझना है वर्ड पर्सनल यूज। मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं। पर्सनल यूज क्या हो गया इसका मतलब? मान लेते हैं मिस्टर भोला ने बिजनेस से 6,000 रुपए कैश में और 1,000 का गुड्स निकाल लिया। किस चीज के लिए?
पर्सनल यूज के लिए 6,000 इन कैश एंड 1,000 इन गुड्स विड्रॉ किया है मिस्टर भोला ने खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। नाउ वी कैन से दैट अमाउंट इज ₹7,000 इज ड्रॉइंग, मीन्स दैट वह अमाउंट जो ऑनर के द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया जाता है वही अमाउंट हमें ड्रॉइंग बोलते हैं। वो या तो कैश होगा या फिर गुड्स होगा या फिर दोनों हो सकता है। अगर वो पर्सनल यूज के लिए निकाला जा रहा है तो वह अमाउंट हमें ड्रॉइंग बोलेंगे अकाउंटिंग के टर्म्स में। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बात और भी यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात है कि ड्रॉइंग किसी भी कैपिटल को रिड्यूस करता है। समझिए कैसे। भोला ने कितना इन्वेस्ट करा था यहाँ पे? 15,000 इन्वेस्ट करा था। इस 15,000 में 7,000 तो इन्होंने निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस के लिए यूज तो है नहीं। 7,000 इन्होंने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो अब हम कहेंगे इन्होंने अपने कैपिटल को क्या कर लिया? कम कर लिया। तो एक बात समझ में आ रही है यहाँ पे कि ड्राइंग जो है किसी भी बिजनेस का कैपिटल को क्या करता है? कम। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लीजिए आप, ड्राइंग reduces the capital। ड्राइंग जो है किसी भी कैपिटल को रिड्यूस करता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो अब तक हमने दो टर्म को समझा। फर्स्ट कैपिटल। कैपिटल क्या है? किसी भी बिजनेस में जो अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं ऑनर के द्वारा, चाहे वो कैश हो चाहे वो गुड्स हो, तो हम उसे कैपिटल बोल रहे हैं। क्लियर है बात है? अच्छा, ड्राइंग क्या है? जब उसी ऑनर के द्वारा बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए चाहे कैश हो या गुड्स हो अगर हम निकाल ले रहे हैं तो वह अमाउंट हम ड्राइंग बोलेंगे। समझ में आ रहा है? थर्ड टर्म है लायबिलिटीज। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं कि बिजनेस का लायबिलिटीज वो है जो बिजनेस का क्या है? बर्डन है, कर्ज है। बिजनेस के बर्डन, बिजनेस का कर्ज ही बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। अगर बिजनेस ने किसी से लोन लिया है तो यह लोन बिजनेस के लिए लायबिलिटीज होती है। अगर बिजनेस को किसी को पैसे देने हैं, वापस करना है, तो वह भी उसकी लायबिलिटीज होती है। अब आगे अगर मैं बिजनेस के ये लायबिलिटीज की टाइप्स की बात करूं मैं, तो ये फर्दर 2 टाइप्स में होता है। नंबर 1 नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड नंबर 2 करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। क्या है कि अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है और उस लोन को 1 साल के बाद रिपेमेंट करना है, 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद अगर उसे वापस करना है, तो वह लोन, वह लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटीज कही जाती है। अगर बिजनेस को वह अमाउंट 1 साल के अंदर वापस करने हैं तो वह करंट लायबिलिटीज कही जाती है। सिंपल लैंग्वेज में मैं ये कहूं कि अगर बिजनेस ने कोई लोन लिया है और उसे रिपेमेंट करना है, रिपेमेंट करना है कब? आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद वापस करना है। कभी भी 1 साल के बाद, कभी भी 2 साल 3 साल, कभी भी 1 साल के बाद वापस करना है, तो वह लायबिलिटीज नॉन करंट लायबिलिटीज कही जाएगी। लेकिन अगर बिजनेस को पे करना है विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर ही वापस कर देना है बिजनेस को, तो वह लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज कही जाएगी। सिंपल सा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट्स क्या होता है? सिंपल टर्म में आपको समझाऊं। एसेट्स जो है हमारा बिजनेस का इकोनॉमिक रिसोर्स होता है। ये वो चीजें हैं जो बिजनेस को मदद करती है प्रॉफिट अर्न करने में। ठीक है, इसकी वजह से कोई भी बिजनेस इनकम जनरेट कर पाता है। इसका मतलब एसेट्स के बिना कोई बिजनेस चल ही नहीं सकता, बिजनेस काम ही नहीं कर सकता। तो इसको, इसकी टाइप्स की बात करें तो ये ब्रॉडली 2 टाइप्स में डिवाइड है। नंबर 1 नॉन करंट एसेट्स, नंबर 2 करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या होता? जैसे मान लेते हैं हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है और वो बिजनेस में कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं और उसका पर्पस हमें रीसेल करने का नहीं होता, तो वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। जैसे मैंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट करी और मैंने एक लैंड खरीदा, बिल्डिंग बनवाया, ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदा,
कंप्यूटर खरीदा। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, इन सब चीजों का यूज करना है बिजनेस में, इसे वापस से रीसेल करने का नहीं है, इसे हम अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म तक रखने चाहते हैं। तो ऐसे सभी सामान, ऐसे सभी चीजें जो बिजनेस में खरीदी जाती है और उसको लॉन्ग टर्म तक रखी जाती है, उसका मेन पर्पस बिजनेस का रीसेल करना नहीं होता, वह नॉन करंट एसेट्स में के कैटेगरी में आ जाएगा। वेयर एज करंट एसेट्स क्या होता है, वैसे चीजें जो हम खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेल, रीसेल करने के लिए हम खरीदते हैं, या फिर उसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इन 1 ईयर। यहाँ पे पॉइंट समझना है, विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम उसे सेल कर सकते हैं। ऐसी सभी चीजें करंट एसेट्स के कैटेगरी में आती है। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। आपके आसपास कोई किराने दुकान वाले होंगे, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। पहले वो एक बिल्डिंग लिया, रेंट पे लिया, या एक बिल्डिंग अपना बनवाया उन्होंने। अच्छा, इस पे उन्होंने फर्नीचर लगवाया, कंप्यूटर काम करने के लिए। ये वो चीजें हैं जिससे उनका बिजनेस स्टार्ट होगा। चीजें क्लियर है? अब कुछ सामान खरीदा उन्होंने, गुड्स, बिस्किट, मिल्क और भी बहुत सारे सामान उन्होंने खरीदा है। ये वो सामान है जिसको वो सेल करेंगे। क्लियर है बातें? ये सेल करके इस सामान से उन्होंने कैश में कन्वर्ट करने वाले हैं। इसका मतलब ये जो सामान है जो वो बेचने के लिए खरीदा है, ये करंट एसेट्स हो जाएगा। और जो चीजें उन्होंने बनवाई है लॉन्ग टर्म यूज करने के लिए अपने बिजनेस में, वह नॉन करंट एसेट्स हो जाएगा। एक्चुअली यही नॉन करंट एसेट्स में बिजनेस का मेन इन्वेस्टमेंट होता है। क्लियर है बातें? चलिए, मैं इन्वेस्टमेंट नहीं समझा रहा, मैं नॉन करंट एसेट्स समझा रहा हूँ। एक्चुअली नॉन करंट एसेट्स फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट्स, एंड नंबर 2, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब हमारा बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इसका मतलब किसी दूसरी कंपनी का शेयर खरीदता है, तो इसे हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिक्स एसेट्स क्या होता है, जैसे हमारे बिजनेस ने बिल्डिंग खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, तो ये सभी फिक्स एसेट्स हैं जो मोर देन 1 ईयर रहने वाला है, जिसका पर्पस रीसेल होना नहीं है। क्लियर है बातें? अच्छा, फिक्स एसेट्स फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो रहा है, इंटेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में वो सभी फिक्स एसेट्स आते हैं जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच, ये सब चीजें होती हैं, वो सभी फिक्स एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होता है। जैसे कि पहले वाले एग्जांपल के थ्रू हम बात करें तो बिल्डिंग हमारा टेंजिबल एसेट्स आ रहा है, लैंड हमारा टेंजिबल एसेट्स आ रहा है, ऑफिस फर्नीचर हमारा टेंजिबल एसेट्स है, इसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। कंप्यूटर भी हो सकता है। बट कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस के लिए इकोनॉमिक रिसोर्स होते हैं, बट ना तो हम उसे देख सकते हैं और ना ही हम उसे छू सकते हैं। जैसे उसे हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है गुडविल। ये वो चीजें हैं जो बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट या फिर इनकम कमाने में मदद करती है। किसी भी बिजनेस का गुडविल अच्छा होना बिजनेस के प्रॉफिटेबल माना जाता है, बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल होता है। तो गुडविल जैसी चीजें हम देखते तो नहीं है, हम उसे छू नहीं सकते हैं, बस दिस इज समथिंग। नेक्स्ट एग्जांपल है पेटेंट्स। ये भी इंटेंजिबल एसेट्स के कैटेगरी में आता है। कॉपीराइट्स, या फिर मैं एक बात कर लूं किसी सॉफ्टवेयर की, हम इसे देख सकते नहीं है, छू भी नहीं सकते, बट ये होता है, इसकी वजह से किसी भी कंपनी का इनकम जनरेट होता है। तो ये भी एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स में आता है और ये एसेट्स है क्योंकि इसकी बेनिफिट हमें 1 साल से ज्यादा तक मिलने वाली है। क्लियर बातें? हमने आज समझा किसी भी बिजनेस में एसेट्स क्या होता है और इसके 2 टाइप्स मैंने समझा है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स में। एक और कैटेगरी होता है थर्ड, फिक्टिशियस एसेट्स, या फिर इसे ही हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हम आगे के स्टडी पढ़ेंगे, जब कुछ और बातें सीख जाएंगे तब हम इसे डील करेंगे और इससे अच्छी तरीके से सीखेंगे। फॉर द टाइमिंग हम एसेट्स को 2 भागों में समझेंगे, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स।
यहाँ पे नॉन करंट एसेट्स का मतलब ये होता है वो सभी चीजें जो बिजनेस में खरीदी तो जा रही है बट उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर के लिए होगा और उसे नॉट फॉर सेल यानी रीसेल के लिए हम नहीं खरीद रहे हैं, उसको यूज करने के लिए खरीद रहे हैं। इसे आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जा रहा है, फिक्स एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं बिजनेस बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। फिक्स एसेट्स जो आप बिजनेस में खरीद रहे हैं, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सभी फिक्स एसेट्स में आता है। ये भी आगे 2 भागों में बढ़ जाता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिसे हम छू सकते हैं, जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस पॉसिबल है वो टेंजिबल एसेट्स है और जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है वो इनटेंजिबल एसेट्स है। थर्ड कैटेगरी भी है बट हम इसे आज नहीं पढ़ेंगे, बस हम आज एसेट्स में इतनी सारी चीजें करेंगे। क्लियर है बातें। नेक्स्ट टर्म होता है, टर्म है क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, इसे सिंपल टर्म में समझाऊं तो उसके लिए एग्जांपल समझिए। मान लेते हैं हमारा एक बिजनेस है, हमारा बिजनेस ने एक सप्लायर सपोज मिस्टर बोला इससे गुड्स परचेज करा है, गुड्स परचेज। हमारा बिजनेस एक सप्लायर मिस्टर भोला है उनसे गुड्स परचेज करा है और बदले में बिजनेस ने मिस्टर भोला से कहा कि आपके जो 5,000 रुपये हैं वो मैं आपको आफ्टर 1 मंथ के बाद दूंगा। समझिए क्या हुआ ट्रांजैक्शंस में। ट्रांजैक्शंस में बिजनेस ने मिस्टर भोला से सामान परचेज करा है और उसके पेमेंट 1 महीने के बाद कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि बिजनेस को पेमेंट करना है, ये इनके लिए लायबिलिटी हो गई। बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए ये बर्डन है क्योंकि उनको पेमेंट करना है, 1 महीने के बाद पेमेंट करना है मिस्टर भोला को, तो ये उनके लिए लायबिलिटी हो गई, ये लायबिलिटी नेचर हो गया। अच्छा, हमने लायबिलिटी के टर्म में समझा था कि वैसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होती है। यहाँ पे हमें पेमेंट कब करना है, हमारे बिजनेस को 1 महीने के अंदर पेमेंट करना है, यानी ये वैसी लायबिलिटी है जिनका पेमेंट 1 साल के अंदर, यानी हम इसे कह सकते हैं ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज है, 1 मंथ का है हमें पेमेंट करना है और 1 मंथ हमारा 1 ईयर के अंदर आ रहा है, विद इन 1 ईयर, तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटीज है। ये तो पक्की बात समझ में आ गई, क्लियर है बातें यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं मिस्टर भोला पे। ये सप्लायर है, बिजनेस को 1 महीने के बाद 5,000 रुपए देने हैं। क्रेडिटर को हिंदी में लेनदार कहते हैं, मतलब वह पर्सन जिसे पैसे लेने हैं बिजनेस से, तो मतलब 1 महीने तक हमारे बिजनेस में मिस्टर भोला को हम क्रेडिटर कहते रहेंगे। बात समझ में आ रहा है। क्रेडिटर क्या होता है आप समझिए। क्रेडिटर टू whom business owes the money। क्रेडिटर वह पर्सन होता है जिसे बिजनेस पैसे देता है, इसे क्रेडिटर कहते हैं। सिंपल बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब बिजनेस के बुक में क्रेडिटर करंट लायबिलिटीज होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है। फिर से समझिए, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए बिजनेस अगर किसी भी सप्लायर से सामान ले रहा है और उसका पेमेंट नहीं कर रहा, और जब तक पेमेंट नहीं करेगा उस बंदे को, उस पर्सन को हम क्रेडिटर कहेंगे। क्लियर बातें। और क्रेडिटर हमारे बुक में बिजनेस के लिए करंट लायबिलिटीज होता है। क्लियर है यहाँ तक बातें। ओके, नेक्स्ट हम करते हैं डेटर। डेटर, इस पे भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारा एक बिजनेस है, उन्होंने सेल करा है गुड्स, मिस्टर XYZ, मिस्टर XYZ को गुड्स सेल करा है, गुड्स बेचा है, सोल्ड कर दिया। अब बदले में मिस्टर XYZ ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि देखिए आपकी जो 10,000 रुपए हैं वो मैं आफ्टर 2 मंथ के बाद दूंगा, मतलब अभी मैं आपके पैसे नहीं दे रहा, 2 महीने के बाद पैसे दूंगा। तो यहाँ पे कुछ नोट करें बातें।
हमारे पास जो गुड्स था हमने उसे सेल कर दिया और कैश में कन्वर्ट हो जाएगा 2 महीने के बाद। इसका मतलब है हमें कैश मिल जाएगा आफ्टर 2 मंथ। 2 महीने के बाद हमारा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, हमें कैश मिल जाएगा। इसका मतलब है ये हमारा करंट एसेट्स है, ये हमारा करंट एसेट्स है जो 2 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाना है। अभी हमने पढ़ा था वैसी चीजें जो या तो सेल हो जाती है या फिर वो 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 2 महीने हैं, इसका मतलब ये 1 साल के अंदर पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में कन्वर्ट। तो ये करंट एसेट्स है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब आते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड पे। इन्होंने कहा 2 महीने के बाद हम आपको पेमेंट करेंगे। तो हमारे बिजनेस में ये जो मिस्टर एक्स वाई जेड है इन्हें कहते रहेंगे डेटर। इन्हें हम क्या कहते रहेंगे? डेटर। इसका मतलब डेटर बिजनेस के अकाउंट में करंट एसेट्स ट्रीट होता है। बात समझ में आ रहा है? इसका मतलब डेटर क्या है? डेटर का मतलब क्या होता है? हु owes the money to the business। डेटर वह पर्सन है जिसे जो बिजनेस को पैसा दे रहा होता है। क्लियर बात है? इसे हिंदी में कहते हैं देनदार, देने वाला, पैसा देने वाला। क्रेडिटर क्या होता है? लेनदार, पैसा लेने वाला। ये लेने वाला था, इसे हम क्रेडिटर बोल दिया। ये देने वाला है, इसे हम मैंने डेटर बोल दिया। क्लियर बात है? अच्छा, कुछ पॉइंट यहाँ पे है जो इन सब चीजों से रिलेटेड हो रहा है। जब बिजनेस सप्लायर से सामान खरीदता है और उस समय पैसे पेमेंट नहीं करता तो वैसे परचेज को हम यहाँ कह सकते हैं क्रेडिट परचेज। उधार पे सामान खरीदा गया है, क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज क्या होता है? जब सामान खरीदा जाए और उसके पेमेंट उस समय बिजनेस नहीं करता तब ऐसे परचेज को हम कहते हैं क्रेडिट परचेज। क्लियर बात है? सिमिलरली जब बिजनेस किसी को सामान बेचता है और उसका पेमेंट एट द सेम टाइम नहीं आता तो वैसे सेल को यहाँ पे कहते हैं क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कहते हैं। मतलब बिजनेस वो सेल करता है जिसका पेमेंट उसे बाद में मिलना होता है, एट द सेम टाइम में जब ट्रांजेक्शन हो रहा होता है उस समय उसकी पेमेंट नहीं मिलती है, कैश बाद में मिलता है। तो ऐसे सेल को हम क्रेडिट सेल कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ पर?